वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री थे, और जब नहीं थे तब भी, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, जब वो किसी पद पर नहीं थे तब भी उनका कद यही था। शरद पवार को गलतफहमी हो गई थी कि वो देवेंद्र फडणवीस को झुका सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस न तो झुके और न टूटे, आज और ज्यादा तनकर खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि शरद पवार की राजनीति का रिवाइवल हो। तो इससे समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। लेकिन पार्टी में केवल यही जो परिवार के लोग ही तो नहीं हैं, और लोग भी हैं, उनको भी अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। तो जो एनसीपी शरद पवार के फैक्शन के लोग हैं, उनको अपना राजनीतिक भविष्य खोजना है तो वो अजीत पवार की ओर जाएंगे। शरद पवार से उनको कुछ अब मिलने वाला नहीं है। सुप्रिया सुले कुछ देने की स्थिति में नहीं है। उनका कभी कोई जनाधार नहीं बना, उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, उनका कोई संगठन में उनका कोई जो है आधार नहीं है। उनकी जो भी राजनीतिक हैसियत है सिर्फ इसलिए है कि वो शरद पवार की बेटी है। इस बार तो चुनाव जीत गई किसी तरह से, सिर्फ 77,000 वोटों से जीती है। अगले चुनाव में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लोकसभा भी पहुंचेंगी कि नहीं, अगर वो अजीत पवार के साथ नहीं आती हैं, तो ये भी कहना मुश्किल है। तो ये एकता की बातें जितनी भी चल रही हों, ये मानकर चलिए कि इन सब का अंतिम फैसला कम से कम महाराष्ट्र में, मैं कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वहां बड़े राजनीतिक फैसले जो है राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका देवेंद्र फडणवीस की होगी। तो अजीत पवार और शरद पवार का मिलाप होगा कि नहीं, परिवार के दोनों धड़े साथ आएंगे कि नहीं, ये एक मुद्दा है। लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होगी, ये दूसरा मुद्दा है। तो अगर शरद पवार ये सोचते हो कि वो साथ आएंगे, अगर दो चाचा भतीजे मिल जाते हैं तो फिर वो एनसीपी के बॉस बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और जिस तरह से शरद पवार अभी एक दिन पहले, जो 2 दिन पहले उन्होंने प्रशंसा की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो कहां गई आपकी विचारधारा? आप तो संघ विरोधी थे। आप तो सैफरन टेररिज्म की जो झूठी थ्योरी थी उसके जनक हैं। बॉम्बे ब्लास्ट में एक जगह आपने और जोड़ी, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को भी आतंकवादी ठहराया जा सके।